हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाला है और सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जो कि सीटेट के लिए, अन्य टेट जितने भी टेट हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज की अपनी क्लास। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को अच्छे से समझते हैं। देखते हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि कोहल वर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा कि इन्होंने क्या दिया है, तो मोरल डेवलपमेंट का थियरी दिया है या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है। अब देखते हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? तो पियाजे के जो नैतिक मूल्य के सिद्धांत हैं उनसे प्रेरित था कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहल वर्ग यानी कि जब इनका कब से कब तक के रहे, तो 1927 से 1900 यानी कि 1927 में पैदा हुए और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि इनका संबंध कहाँ से था? अमेरिका से था, जिनके द्वारा नैतिक मूल्यों के विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। इनकी कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो नैतिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया। और इन सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। इन विचारों को मनोविज्ञान में उच्च स्थान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है यह उच्च स्थान, इसको हम जानते हैं कि क्यों इतने इम्पोर्टेंट है कोहल वर्ग कि हर बार सीटेट इनसे प्रश्न पूछता ही पूछता है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का कार्य छात्रों को सही और गलत के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कोहल वर्ग कहते हैं कि नैतिकता क्या है, नैतिकता का कार्य क्या है। तो छात्रों को जो सही और गलत क्या है उसके ये नहीं बताना कि ये मत करो और वो मत करो, बल्कि आप बच्चों को सही और गलत उनके मध्य अंतर बता दीजिए, तो खुद ब खुद जो है बच्चा सही को चुनेगा और गलत को छोड़ देगा। यह किसने कहा है? कोहल वर्ग ने कहा हुआ है। छात्रों के जीवन हेतु क्या वस्तु या विचार नैतिक है या अनैतिक, इसका निर्धारण नैतिक मूल्यों के विकास द्वारा ही किया जाता है। यानी कि छात्रों के जीवन में क्या चीज़ नैतिक है और क्या अनैतिक है, इसका निर्धारण किसके द्वारा? तो नैतिक मूल्यों के विकास के द्वारा किया जाता है। इसीलिए कोहल वर्ग के इस सिद्धांत को कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को और भी डीप और भी अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या है कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत। कोहल वर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। देखिए सीटेट में प्रश्न अगर भरने के लिए दे देगा तो सीधे एज इट इज लाइन से दे देगा कि छात्रों में नैतिकता का विकास, छात्रों में नैतिकता का विकास, फिर यहाँ डैश दे देगा, भरना रहेगा नहीं बल्कि द्वारा होता है। अब आपको दोनों जगह भरने के लिए दे देगा, तो इस लाइन को अच्छे से याद रखिए कि छात्रों में जो नैतिकता का विकास होता है वह जन्मजात नहीं होता, जन्म से बच्चा नहीं आता है नैतिकता लेकर के, बल्कि वह समाज में आता है। इस समाज में उसकी नैतिकता का विकास होता है। किसने कहा है? कोहल वर्ग ने कहा है। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाएं की 3 स्टेजेस की बात करते हैं। 3 अवस्थाएं और 6 चरण, ठीक है। 3 अवस्थाएं और 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। किसने? यानी कि कोहल वर्ग अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताता है और उन 3 अवस्थाओं की 2-2 सब स्टेजेस बताता है, जो कि 6 चरण हो जाते हैं। आगे इनके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। देखते हैं कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? तो 1969, जब भारत में इसरो की स्थापना हुई थी। इस टाइम पे 1969 में तब जो है कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया एवं 1981-1984 में अपने विचारों में संशोधन भी किया 2 बार, यानी कि 1981 में और 84 में अपने विचारों में संशोधन किया। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के भावात्मक स्वरूप का अंग होती है। नैतिकता क्या होती है? यहाँ से भी प्रश्न पूछ देगा कि नैतिक कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के किस स्वरूप का अंग होती है? भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक। क्या? तो आपको याद रखना है कौन सा? तो भावात्मक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोहल वर्ग अपने परीक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोहल वर्ग ने अपने परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया? कथाओं का, ठीक है। फोकल जो स्टोरीज थी उनका, लोक कथाओं का इन्होंने प्रयोग किया। देखते हैं इन कथाओं के माध्यम से छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते थे और उन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के माध्यम से नैतिक विकास के सिद्धांत का क्या करते थे? निर्माण करते थे। कौन? कोहल वर्ग। अब देखते हैं उदाहरण क्या है कि कोहल वर्ग की एक कथा
जिसमें से प्रत्येक शिक्षक संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब ना सिर्फ और सिर्फ सीटेट नहीं बल्कि ऑल जो स्टेट हैं, जितनी शिक्षक भर्तियां हैं, मतलब जहाँ जहाँ शिक्षा यानी कि टीचिंग से संबंधित जितने एनवीएस केवीएस जितने एग्जाम होते हैं DIPT+V, वहाँ पे इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आइए देखते हैं इससे संबंधित एक लघु कथा क्या है। इस लघु कथा के माध्यम से ही हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखते हैं, कह रहा है, लघु कथा क्या है कि वह इस प्रकार है। यूरोप की एक महिला थी जो कि बीमार थी, जो मौत और ज़िंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। यानी कि यूरोप में एक महिला थी और वह ज़िंदगी मौत के बीच जूझ रही थी। यानी कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसके पति का नाम क्या था? हिंज था। पूछा जा सकता है उसके पति का नाम क्या था? हिंज था। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम है जिससे इसकी जान बचाई जा सकती है। यानी कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इस महिला का इलाज किससे? उस एक रेडियम से हो सकता है। ठीक है। उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। उस दवाई का मूल्य बहुत अधिक था। यानी कि जो रेडियम था उसका मूल्य क्या था? बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि जिस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी वह उस रेडियम के निर्माण में लगभग लगे धन से 10 गुना धन अधिक ले रहा था। यानी कि जितना धन लगा, मान लो 1 रुपया लगा, तो वह कितना ले रहा था? वह 10 रुपया ले रहा था, 10 गुना धन ले रहा था। तो भाई दवा क्या हो गई थी? महंगी हो गई थी, जिस कारण उस औरत का पति हिंज जो था उसे खरीद पाने में असमर्थ था। बेचारा गरीब था, तो भाई 10 गुना दवा पैसा देकर नहीं खरीद पा रहा था। तो आगे देखते हैं क्या है। एक दिन हिंज उस फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसे देकर कहा, आप मुझे वो दवाई दे दीजिए, मैं उससे अपनी पत्नी की जान बचा सकता हूँ। यानी कि हिंज जो है उस फार्मासिस्ट के पास गया जिसने रेडियम की खोज की थी और कहा कि आप मुझे वो रेडियम या वो दवाई दे दीजिए जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज करवाकर उसकी जान बचा सकता हूँ। लेकिन पैसे उसके पास क्या थे? थोड़े कम थे, पूरे पैसे नहीं थे हिंज के पास। आगे देखते हैं। और आप कुछ पैसे रख लीजिए, कुछ पैसे दे रहा था, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, उधार लगा रहा था। परंतु उस फार्मासिस्ट ने उसे साफ मना कर दिया। यानी कि हिंज ने कहा कि कुछ पैसे हमसे ले लीजिए, कुछ पैसे मैं उधार लगा रहा हूँ जिसको मैं बाद में दूंगा, अभी फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे दवा दे दीजिए और मैं अपनी पत्नी की जान बचा लूँ। लेकिन जो फार्मासिस्ट था उसने क्या? साफ मना कर दिया और उसने कहा कि मैंने इस दवाई की खोज अधिक धन अर्जित करने के लिए की है, यानी कि मैं अधिक से अधिक पैसा कमा सकूं, इसीलिए मैंने इस दवाई की खोज की है। आगे देखते हैं। आप मुझे तब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे, मैं तब तक आपको यह दवाई नहीं दूंगा। मतलब साफ मना कर दिया कि मैं आपको दवाई नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुझे पूरे पैसे नहीं दोगे। यह बात सुन हिंज को क्या आ गया? गुस्सा आ गया कि भाई उसकी पत्नी जो ज़िंदगी मौत के बीच जूझ रही है और उसको दवा नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास थोड़े पैसे कम थे। उसने उसकी दुकान में तोड़ फोड़ कर उसके दुकान से उस रेडियम को, यानी कि वो जो दवा था उसको क्या कर लिया? चुरा लिया। अब यहीं से जो है क्या होता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की शुरुआत हो गई है। अब क्या है कोहलबर्ग का सिद्धांत? समझते जाइए इस उदाहरण से कि हिंज ने दवा मांगी, नहीं मिला उसको दवा, पैसे कम थे इसलिए। तो हिंज क्या किया? बहुत गिड़गिड़ाया कि मुझे पैसे दीजिए, मैं बाद में पैसे चुका दूंगा, लेकिन फार्मासिस्ट ने साफ मना किया। तो हिंज को क्या आ गया? गुस्सा आ गया और उसने क्या किया? दुकान में तोड़ फोड़ करके और उसने क्या किया? दवा को चुरा लिया। अब देखते हैं। कोहलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया है। 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से, क्या कि जिसको उसने 2 भागों में विभाजित किया है और वे इस प्रकार हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, मतलब हर बार प्रश्न पूछा गया है। नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डिलेमा, बहुत बार यहाँ मोरल डिलेमा क्या है, नैतिक दुविधा क्या है, यहाँ से प्रश्न आया है, तो ठीक से समझते चलिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा कहा जाता है कि कभी कभी हम सही और गलत का फैसला नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो क्या वही जो इन दुविधा और या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? मोरल डिलेमा या फिर नैतिक दुविधा कहते हैं। आइए इसको अच्छे से समझते हैं कि मोरल डिलेमा है क्या, नैतिक दुविधा है क्या। प्रश्न है कि देखिए, अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो यही है ना कि अगर हिंज दवा नहीं मिलते तो अगर हिंज ने दुकान में तोड़ फोड़ करके और चोरी नहीं करता तो वह अपनी पत्नी को नहीं बचा पाता, कि रेडियम नहीं मिलता, उसकी पत्नी मर जाती। और
अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में यह बंद कर देगी। यही क्या है, यही मोरल डिलेमा है, यही है नैतिक दुविधा। एक तरफ है कि मैं चोरी करूं तो मेरी पत्नी बच जाएगी, और एक तरफ अगर चोरी करूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो यही क्या है, नैतिक दुविधा है कि मतलब चोरी भी करनी है और करता हूँ तो मुझे पुलिस भी ले जाएगी, तो अगर नहीं करी तो पत्नी मर जाती है। यही क्या है, सही गलत का वो फैसला नहीं कर पाता, तो क्या है, मोरल डिलेमा। इसे हम नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मोरल डिलेमा के बाद देखते हैं हम लोग मोरल रीजनिंग की बात होती है। मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्कड़ा। बहुत बार पूछा गया है कोहलबर्ग का नैतिक तर्कड़ा क्या है, मोरल रीजनिंग क्या है। समझते हैं मोरल रीजनिंग को। दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना, यानी कि दो विचार हैं उनके मध्य उनमें से सही को चुनना या गलत को चुनना। जैसे हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला किया। अंत में देखिए मोरल डिलेमा से गुजरा कि एक तरफ अगर चोरी नहीं करूंगा तो पत्नी मर जाएगी, और चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। उसके मन में डिलेमा चल रहा था, उसके अंदर जो है मोरल डिलेमा चल रहा है, एक तरह की द्वंद्व चल रहा था कि मैं क्या करूं। अंत में उसने मोरल रीजनिंग का सहारा लिया कि भाई एक चीज़ चुनना है, या तो मैं सही करूं या तो मैं गलत, या तो मैं चोरी कर लूं या फिर मैं क्या करूं, ना करूं। तो अगर उसने चोरी नहीं किया होता तो अगर हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी का फैसला किया, तो उसने क्या किया, चुना कि भाई चोरी कर लूँ मेरी पत्नी की जान बच जाए। नहीं चुराता तो फिर क्या होता, उसकी पत्नी मर जाती। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में किया है। आइए समझते हैं इन अवस्थाओं को, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाओं को 6 चरणों यानी कि 6 सब स्टेजेस में उसने क्या किया, विभाजित किया। जैसे देख लीजिए क्या है, अवॉइडिंग पनिशमेंट है, सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, गुड बॉय या गर्ल एटीट्यूड। यहाँ पे क्या होता है, गुड बॉय अच्छा लड़का अच्छा लड़की का कॉन्सेप्ट है। लॉ एंड क्या है, लॉ ऑर्डर मॉरलिटी का है, लॉ ऑर्डर मॉरलिटी का एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, एंड देन प्रिंसिपल। ये क्या है, इसके 6 जो है सब स्टेजेस हैं। आगे देखते हैं, इनको समझेंगे हम नीचे बहुत अच्छे तरीके से। अब पहली अवस्था क्या आती है, 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था क्या है ये, तो पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। याद रखिएगा इंग्लिश टर्म, ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। ये क्या है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, इसको समझते हैं हम। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की यह अवस्था इम्पॉर्टेंट है। 4 से कितने वर्ष तक चलती है, 10 वर्ष तक चलती है। यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज कितने वर्ष तक चलता है, तो 4 से 10 वर्ष तक चलता है प्री कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास न के बराबर होता है, यानी कि जो 4 से 10 वर्ष का बच्चा होता है उसका नैतिक विकास क्या होता है, न के उसमें मतलब मोरालिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास न के बराबर होता है, अर्थात बालक इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर को समझने में क्या होता है, असमर्थ होता है। आगे देखते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात हो रही है और जो कि 4 से कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक चलता है। इस आयु में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा से करता है। मतलब अगर बच्चा जो है सही गलत का चयन कर रहा है, देखो इस आयु में छात्र सही और गलत का चयन क्यों करता है, अगर सही का चयन करेगा तो उसे पुरस्कार पाने की लालसा होगी, सोचेगा कि मुझे क्या मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और अगर गलत नहीं करेगा, क्यों नहीं गलत करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर गलत करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा, उसे दंड मिलेगा। तो इस आयु में जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इस अवस्था में बच्चा जो है सही और गलत का चयन किस लिए करता है, भय पुरस्कार पाने की लालसा से करता है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है प्री कन्वेंशनल स्टेज से, इसलिए इग्नोर मत करिएगा कि किस अवस्था में बच्चा भय और जो है पुरस्कार पाने की लालसा से कार्य करता है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज जो कि 4 से 6 वर्ष की होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज याद रखिए, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की इस अवस्था को यानी कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है इसको भी 2 भागों में बांटा हुआ है। आइए देखते हैं वो 2 भाग कौन से हैं। तो देखिए पहला क्या है, दंड और आज्ञा पालन, यानी कि दंड और आज्ञा का पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की बात करता है। कि देखिए इस प्रकार छात्र सही गलत के मध्य अंतर का चयन उनके प्रति दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं, अर्थात अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें घर वालों से दंड प्राप्ति होगी। यानी कि बच्चा अगर क्या करेगा, गलत काम करेगा तो घर वाले उसे दंडित करेंगे, तो डरता है बच्चा गलत कार्य करने से। और अगर वह कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार या तारीफ सुनने को मिलेगी, ठीक है। यह कौन सा स्टेज है, प्री कन्वेंशनल स्टेज का पहला सब स्टेज है। इसको 2 भागों में बांटा था कोहलबर्ग ने, जो कि क्या है, दंड और आज्ञा पालन का,
पालन है, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाला स्टेज है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता, यानी कि सेल्फ एटीट्यूड एंड रिवॉर्ड एटीट्यूड की बात की गई है। दूसरे में इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं, यानी कि जो आत्म अभिरुचि, नाम से ही स्पष्ट है, आत्म अभिरुचि यानी कि अपनी रुचि, अपनी आत्म रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं एवं वह कार्य अधिक करते हैं जिससे उन्हें उस कार्य को करने में अधिक फल प्राप्त होता है। डर के नहीं कि हमें क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, बल्कि बच्चा इसमें अपनी इंटरेस्ट के, सेल्फ इंटरेस्ट के माध्यम से कार्य करता है, सेल्फ एप्टीट्यूड के माध्यम से कार्य करता है कि अगर उसे अच्छा, उस रुचि है उस कार्य को करने में, तो उस कार्य को करेगा और जिससे उसे अधिक से अधिक उसे क्या होगा, फल की प्राप्ति होगी। ना कि यहाँ पे पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं क्या है कन्वेंशनल स्टेज। वो क्या था, प्री कन्वेंशनल स्टेज था। अब कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, इनकी रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था में क्या होता है। तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास का यह दूसरा चरण है, जो कि कब से कब तक, 10 से 13 वर्ष तक। पहला प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष तक चला था। दूसरा स्टेज 10 से 13 यानी कि 3 सालों के लिए चलता है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, यानी कि यहाँ पे बच्चा कैसा हो जाता है, सोशल हो जाता है, अर्थात वह ऐसे कार्य करता है जिससे समाज से उन्हें सम्मान की प्राप्ति हो। यानी कि जो कन्वेंशनल स्टेज है, बच्चा जो है 10 से 13 वर्ष का होता है, इसमें क्या वो सोशल हो जाता है, सामाजिक हो जाता है, और यह उन कार्यों को अधिक करता है जिससे समाज में उसकी वाहवाही होती है, समाज में उसको अधिक से अधिक तारीफ मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित या अनुकरण कर लेते हैं। जो दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता का स्तर होता है उसको क्या करते हैं, अपने अंदर यानी कि अनुकरण करके, अवलोकन करके उसको सीख लेते हैं। सीधी सी बात है कि बच्चा क्या करता है, अगर किसी की अच्छी नैतिकता है तो उसको सीख लेता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वह दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाता है। यानी कि दूसरे व्यक्तियों के मानक, यानी कि देखता है कोई व्यक्ति है, कोई सही कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उन दोनों को मध्य अंतर समझ जाएगा कि भाई सही कर रहा है वही सही है, जो गलत कर रहा है उसको समाज दुत्कार रहा है, उसको दंड मिल रहा है, तो इसीलिए वो सही की तरफ उन्मुख हो जाएगा। तो ये इसके मध्य, सही गलत के मध्य क्या करता है, बच्चा अच्छे से निर्णय ले सकता है कन्वेंशनल स्टेज में, इनकी 10 से 13 वर्ष की आयु में। इस अवस्था को भी कोहल वर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया है। आगे देखते हैं ये 2 सब स्टेजेस क्या हैं इसके 2। कन्वेंशनल स्टेज के अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की आशा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है, पूछा गया है कोहल वर्ग के किस स्टेज में जो है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की बात की गई है, तो दूसरा स्टेज है कौन सा, तो कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 10 से 13 वर्ष का, 10 से 13 वर्ष का बालक ही अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की आशा रखता है। थोड़ा सा एक माइंड मैपिंग करते चलिए, फिर आपको चीज़ें भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, कि 4 से 10 वर्ष का लड़का क्या ही समझेगा नैतिकता, कुछ नहीं, लेकिन जब बच्चे 10 से 13 यानी कि टीन एज में आते हैं, वहाँ सही गलत समझने लगते हैं। तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, कन्वेंशनल स्टेज यानी कि 10 से 13 वर्ष में आता है। और इस अवस्था में छात्र या छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ होती है, अर्थात इस अवस्था में दूसरों से उन्हें सम्मान की आशा होती है। वह वही कार्य करना चाहते हैं जिससे समाज में उनकी वाहवाही हो, तारीफ मिले, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। आपने भी अगर टीनेज आपको याद हो तो आप भी ऐसा ही काम, सब लोग ऐसा ही काम करते हैं कि हम अच्छा काम करें जिससे हमारी समाज में क्या हो, हमारी वाहवाही हो। आगे देखते हैं। अब क्या है कि कानून उन्मुखता, यानी कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात की गई है। तो इस अवस्था में छात्र जो है कानून, नियमों और नीतियों के प्रति सजग रहते हैं। दूसरी अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है कानूनी जो नियम होते हैं उनके प्रति सजग रहता है एवं समस्त नियमों एवं नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होता है। इस आयु में वह नीति एवं नियमों की अवहेलना नहीं करते बल्कि उसे सत्य मानकर उसका पालन करते हैं। आगे देखते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो यह स्टेज है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को बच्चा अच्छे से मानता है। अब तीसरा स्टेज क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज। अब देखिए कितने 3 स्टेजेस थे, कौन से, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और थर्ड क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। और यह अवस्था कब से कब तक चलती है, तो कोहल वर्ग के अनुसार यह अवस्था 13 वर्ष से ऊपर। ठीक है, यानी कि प्री कन्वेंशनल कब से कब तक, 4 से 10 वर्ष तक था। कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष था। और पोस्ट कन्वेंशनल जो कि 13 वर्ष से क्या है, 13 वर्ष से ऊपर है। ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है। तो
यह अवस्था 13 वर्ष से ऊपर के बालकों की अवस्था होती है, मतलब पूरी तरह से टीनेज की बात कर रहा है अब ये तीसरी अवस्था। यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था है जिसमें छात्र नैतिकता का विकास में परिपक्व हो जाता है। यहाँ पे बच्चा जो है परिपक्व हो जाता है नैतिकता के विकास में। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगता है कि क्या उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, बच्चा उसको भी समझने लगता है अच्छे से। किसमें? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में एक एक शब्द से एक एक लाइन से प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। इस अवस्था को भी कोहलबर्ग 2 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला क्या है? सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक समझौते की अवस्था जो है, यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको समझते हैं। इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्वों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि बच्चा जो है पूरी तरीके से सोशल हो जाता है और उस समाज के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व है, उसे क्या सामाजिक हित में कार्य करना चाहिए, वह अच्छे से समझने लगता है। अब देखते हैं सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। अब कहते हैं सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था क्या है? तो इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य होते हैं, जिनको काटा नहीं जा सकता, उसे हम शाश्वत सत्य कहते हैं, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। इस अवस्था में छात्र अपने विवेक एवं आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णयों के चयन करता है, यानी कि जो इस अवस्था में अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके छात्र क्या सही है क्या गलत है उसका क्या करता है, निश्चयन करता है। यह छात्र की परिपक्वता को, यानी कि जो मैच्योरिटी को दर्शाता है यह स्टेज। इस स्तर में छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करने लगते हैं। आगे देखते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत की विशेषताएं, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोहलबर्ग के इस नैतिक विकास के सिद्धांत के, तो देखते हैं। कोहलबर्ग अपने 6 चरणों को सार्वभौमिक सत्य का स्थान देते हैं, यानी कि जो 6 चरण बताए हैं कोहलबर्ग ने, इनको सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। दूसरा है, इनके अनुसार छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास समाज की सहायता से होता है, यानी कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या था कि जो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे जन्मजात नहीं होता है, बल्कि किससे होता है? समाज की सहायता से होता है। कोहलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 6 चरणों में विभाजित किया हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर ही सही और गलत के मध्य अंतर को समझ पाते। किसके आधार पर? तो नैतिकता के आधार पर ही सही गलत, क्या सही है और क्या गलत है, बच्चा इसको अच्छे से समझ पाता है। कोहलबर्ग अपने परीक्षण के लिए कथाओं को माध्यम बनाकर प्रश्न करते हैं, बिल्कुल जैसे हिंज का हमने बताया, हिंज की जो स्टोरी सुनाई उसके माध्यम से ही क्या करते हैं, जो है मोरल डिलेमा के हमने और मोरल रीजनिंग की बात की थी, ठीक है। उस कथा के माध्यम से मोरल डिलेमा भी बहुत बार पूछा गया और मोरल रीजनिंग दोनों से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं सीटेट में। अब आगे देखते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत छात्रों के नैतिक विकास पर बल देता है, यानी कि कोहलबर्ग ने जो अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया वह किस पर बल देता है? तो छात्रों के नैतिक विकास पर बल देता है, अर्थात उन्हें यह निर्णय लेने में सहायता करता है कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। यह सिद्धांत सत्य असत्य के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का कार्य करता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, यह सिद्धांत कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है यह क्या करता है? स्पष्ट करता है। तो कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं और इन 3 अवस्थाओं के कितने उपस्तर बताए हैं? 6 उपस्तर की बात की है, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल पीसी लिख रही हूँ, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और उसके बाद से पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पीसी यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, सी यानी कि क्या है? कन्वेंशनल स्टेज, पीयूसी क्या है? तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की बात की है और इसके भी 2 भाग बताए हैं, इसके भी 2 पार्ट्स की बात की है। कन्वेंशनल स्टेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कभी कभी समझ में नहीं आता है, बुक्स में बहुत किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कितने स्तर कितने उपस्तर, किसका कौन सा स्तर है उपस्तर है और किसका कौन सा। तो याद रखिए प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल 3 है और इनके 2 सब स्टेजेस बताए हैं, तो 6 उपस्तरों की बात की है, ठीक है, कोहलबर्ग ने। तो यह था आज हमारा कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत और इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा सीटेट में या फिर कहीं भी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा। तो क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।